वेलकम टू ओनली आईज। मॉडर्न इंडिया में ये हमारा 67th सेशन है। आज के इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट वायसरायज के बारे में बात करेंगे। देखिए, 1857 के पहले जो भी गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करते थे उन पर हम ऑलरेडी विस्तार से बात कर चुके हैं। एज वी नो, 1857 में जब क्रांति होती है तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो अधिकार थे उन्हें छीन लिया गया। एट द सेम टाइम जो गवर्नर जनरल का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया और अब इस पद को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, ताज का प्रतिनिधि। जो ब्रिटेन में प्रतिनिधि हुआ करता था ताज का, उसे भी वायसराय ही कहा जाता था। और टुगेदर यहाँ पर भी इस पोस्ट को वायसराय कहा जाने लगा कि वही व्यक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हुआ करता था और वही व्यक्ति वायसराय भी हुआ करता था। जब वो व्यक्ति रानी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था तो उसे वायसराय कहा जाता था, लेकिन जब वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता था तो उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। इस बात को लेकर आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि फिर बाद में हम ये सब बार-बार क्यों सुनते हैं कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल ने ये एग्रीमेंट साइन किया, ऐसी बातें क्यों आती हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अब नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वायसराय के साथ, क्योंकि 1857 के बाद औपचारिक रूप से इस पद को वायसराय में तब्दील कर दिया गया। तो जो पहले वायसराय बने इंडिया के वो थे लॉर्ड कैन। लॉर्ड वाज अ पोस्ट जिसे इस्तेमाल किया जाता था ब्रिटेन में जो फ्यूडल क्लास के लोग होते थे उनके लिए। 1858 से 1862 के बीच में ये रहे। इसके पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थे भारत में, लेकिन बाद में जब ये 1857 का विद्रोह होता है तो उस पद को तो समाप्त कर दिया जाता है। इस लिहाज से ये लास्ट गवर्नर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के और यहाँ पर ये पहले वायसराय बन जाते हैं और गवर्नर जनरल बन जाते हैं इंडिया के। इनके समय में क्या क्या हुआ ये हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनके समय में 3 यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया, एक कलकत्ता में, दूसरा मद्रास में और तीसरा बॉम्बे में। इन यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया 1859 में। इनके टेन्योर में, इनके पूरे टेन्योर के दौरान दो और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनेट होते हैं, दो विंग्स ओरिजिनेट होती हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के लिए राज्य सचिव, और दूसरा वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ही व्यक्ति का पद हुआ करता था जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। इनके समय में कुछ रिग्रेसिव लॉज भी आए, लाइक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, जिन्हें कई सारे सुधारों के बाद आज भी आजाद भारत में इस्तेमाल किया जाता है। जो कुछ नए टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए गए, लाइक इनकम टैक्स को एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1859 में इंट्रोड्यूस किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम है उसके ऊपर हम कुछ टैक्स वगैरह लगा दें। इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इनके समय में आया। 1861 का भारत शासन अधिनियम इनके समय में आता है और 1859 में इनके ही समय में व्हाइट म्यूटिनी होती है। तो अब व्हाइट म्यूटिनी अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स बड़े ही जनरल से हैं और क्लियर कट समझ में आ रहे हैं, लेकिन व्हाइट म्यूटिनी के बारे में हो सकता है आपको क्लैरिटी ना हो, तो चलिए थोड़ा सा व्हाइट म्यूटिनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1861 तक जो अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे उनके पास दो आर्मीज हुआ करती थी। एक आर्मी को ब्रिटिश आर्मी कहा जाता था या क्वींस आर्मी कहा जाता था। आई रिपीट, जो पहली आर्मी थी उसे ब्रिटिश आर्मी या क्वींस आर्मी कहा जाता था। इसमें यूरोपियंस, इसमें ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिश यूरोपियन कह लीजिए, जो सीधा ब्रिटेन में चुने जाते थे इस आर्मी के लिए और फिर उन्हें इंडिया में भेजा जाता था यहाँ पर सर्विस देने के लिए। सर्विंग टूर होता था, एक पार्टिकुलर समय के लिए वो इंडिया में आते थे, सर्व करते थे। तो ये थी क्वींस आर्मी। और दूसरी आर्मी थी जिसे कहा जाता था गिल्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। तो आप इसे कंपनी की आर्मी कह लीजिए या कंपनी की फोर्सेस कह लीजिए। तो दो तरीके की आर्मी यू गॉट की अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। एक ब्रिटेन से आती थी, एक यहाँ पे जो उनके कुछ सोल्जर्स होते थे जिन्हें वो चाहे वो यूरोपियंस में से रिक्रूट कर लेते थे या फिर इंडियंस में से रिक्रूट कर लेते थे। तो ये दो आर्मीज यहाँ पे बन जाती थी। अब ये जो कंपनी की आर्मी थी और क्वीन की आर्मी थी, इनमें अक्सर कुछ डिफरेंसेस देखे जाते थे। डिफरेंसेस दोनों ही तरफ से थे। जैसे कि क्वीन की आर्मी के लोग कंपनी की आर्मी को लेकर थोड़ा सा नाराज रहते थे। इसका रीजन ये है क्योंकि जब कंपनी की आर्मी को किसी बाहर के ऑपरेशन पर भेजा जाता था तो वहां पर उन्हें एक स्पेसिफिक अलाउंस दिया जाता था, ठीक है, जिसे एक बट्टा कहा जाता था। ठीक है, मतलब जब कंपनी की आर्मी सपोज करिए अफगानिस्तान में या फिर बर्मा में लड़ाई लड़ने के लिए जा रही है तो उन्हें उनकी सैलरी के ऊपर एक बट्टा दिया जाता था। ये बट्टा क्वीन की आर्मी के लोगों को नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि भाई आप कहां बाहर जा रहे हो, आप तो ऑलरेडी बाहर हो ना, आप तो ब्रिटेन से ऑलरेडी यहां बाहर आ गए, तो अब इंडिया में रहो, बर्मा में जाओ, अफगानिस्तान में जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्हें इसके लिए कोई बट्टा नहीं दिया जाता था। जबकि जो कंपनी की आर्मी होती थी, क्योंकि वो इंडिया में चुनी जाती थी इंडिया में सर्व करने के लिए, तो उन्हें जब बाहर भेजते थे तो एक स्पेशल अलाउंस यानी बट्टा दिया करते थे। इस बात को लेकर क्वीन की आर्मी के लोग नाराज होते थे, उन्हें लगता था अरे हम भी तो इंडिया में सर्व करने के लिए आए हैं, हम अफगानिस्तान जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बट्टा मिल रहा। ये बात होती थी। दूसरा मुद्दा ये था कि सेम डेजिग्नेशन जो कंपनी की आर्मी में है और जो क्वीन की आर्मी में है, सपोज करिए कमांडेंट का एक सपोज करिए एक डेजिग्नेशन है, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो वो था या नहीं। तो जो कमांडर की पोस्ट कंपनी की आर्मी में एक इंडिविजुअल की है और जो कमांडर की पोस्ट क्वीन की आर्मी में एक इंडिविजुअल की है, तो क्वीन की आर्मी के सेम पोस्ट के व्यक्ति का ओहदा कंपनी की आर्मी के सेम पोस्ट के ओहदे से ऊपर रहता था। इस बात को लेकर कंपनी की आर्मी के लोग चिढ़ते थे। तो दोनों के बीच में एक विवाद रहता था। ये विवाद तो पहले से भी चल रहा था। इन बिटवीन हमने देखा कि 1857 की क्रांति हो गई और 58 की क्रांति के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सीधे सीधे क्राउन के हाथों में चला गया। तो जब क्राउन के हाथों में ये पूरी सत्ता चली गई तो इस कंपनी की आर्मी का क्या होगा, आप ये सोचिए। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये कंपनी की आर्मी भी क्वीन के हाथों में चली जाएगी। मतलब क्वीन की आर्मी तो पहले ही क्वीन के हाथों में थी या क्राउन के हाथों में थी, और अभी जो कंपनी की आर्मी थी ये भी क्राउन के हाथों में चली जाएगी। अब यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ कि ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ जो कंपनी की आर्मी है वो क्वीन की आर्मी का पार्ट होगी बाय लेजिस्लेशन। लेकिन इसके लिए कंपनी की आर्मी के जो मेंबर थे उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना तो ऑफिशियल्स को ना ही सोल्जर्स को, कि अब आप कंपनी की आर्मी का हिस्सा नहीं है, अगर आप क्राउन की आर्मी बन चुके हैं। इस बात को लेकर क्राउन की आर्मी, कंपनी की आर्मी जो थी वो काफी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि हमें तो सर्व ही नहीं करना है, हम तो छोड़ के जाना चाहते हैं, हमें तो बताया भी नहीं गया। अपनी यूरोपियन फोर्सेस भी कह लीजिए कंपनी की आर्मी को, तो हमें तो नहीं सर्व करना, हमें नहीं नोटिस मिला है, हमें नहीं बताया गया है। तो काफी विवाद हुआ। चूंकि क्राउन इसके लिए तैयार नहीं थे, वो यहाँ के सोल्जर्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, तो यहाँ के सोल्जर्स ने एक म्यूटिनी कर दी, एक विद्रोह कर दिया कि हम अब आर्मी में सर्व नहीं करेंगे, हमें क्राउन की आर्मी में नहीं जाना है। काफी लंबे समय तक विवाद चलता रहा। इसे व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता है बिकॉज ये सारे व्हाइट सोल्जर्स थे जिन्होंने म्यूटिनी करी थी। सक्सेसफुल रहा ये।
फाइनली ये कह दिया गया जिसे वापस जाना है वो चला जाए। लगभग 10,116 जो लोग थे वो ब्रिटेन वापस चले गए, उन्होंने क्वीन की आर्मी में सर्व करने से मना कर दिया। बाकी जो यहाँ पर रह गए वो क्वीन की आर्मी का पार्ट बन गए। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाइट म्यूटिनी। आई होप यू गॉट इट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने लॉर्ड कैनिंग के बारे में समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन वन के बारे में। लंबा टेन्योर इनका नहीं था, 1862 से 1863 के बीच में ये थे। 1862 से 63 के बीच में इनका पूरा टेन्योर था। इनके समय में जो वहाबी मूवमेंट था वो काफी पीक पर था। वहाबी मूवमेंट के बारे में हमने काफी विस्तार से पहले पढ़ा हुआ है। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने इसे स्टार्ट किया था अरब में, और इंडिया में जो वलीउल्लाह जी थे उन्होंने दिल्ली से इसे प्रोपेगेट किया था। और सैयद अहमद बरेलवी जो काफी ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने वहाबी मूवमेंट को उठा लिया था, पॉपुलराइज किया। इसमें वो कोर इस्लाम की बात करते थे, मतलब जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए, और जो इम्प्योरिटीज इस्लाम में आ चुकी हैं उन्हें हटाया जाए। तो ये एक समय में पंजाब में काफी ज्यादा पॉपुलर था। पंजाब में तब तक वहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उनका शासन था, तो ये उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते थे। बाद में हुआ ये कि पंजाब को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो फिर ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, और फिर ब्रिटिशर्स के साथ जो उनका कन्फ्रंटेशन हुआ उसमें वहाबी मूवमेंट को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। तो लॉर्ड एल्गिन के समय में ये काफी ज्यादा पीक पर था वहाबी मूवमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में। इनका जो पूरा टेन्योर है दैट इज 1864 टू 1869, 1864 से 1869 के बीच का इनका पूरा टेन्योर है, कार्यकाल है। इनके समय में 1865 में भूटान वार हुआ था। देखिए जो वॉर्स हैं वो जब हमने ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी देखा था तो वहाँ पर ये सारे वॉर्स कवर किए थे। तो वापस से मैं इनकी डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो अपना लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये कवर्ड है तो इसे रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए लॉरेंस ने अफगानिस्तान में इसके पहले काफी ज्यादा इंटरवेंशन किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन जब लॉरेंस आते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि वो अब अफगानिस्तान में किसी भी रूप में बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेंगे। तो रिजिड नॉन इंटरफेरेंस की इनकी पॉलिसी जो थी, इसे समटाइम मास्टरली इनएक्टिविटी भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि अब हम अफगानिस्तान के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे बिकॉज इट इज पोजिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इनके ही समय में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1865 में हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए। आई रिपीट, हाई कोर्ट को कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इन्हीं के समय में स्टैब्लिश किया गया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉर्ड जॉन लॉरेंस। आगे बात करते हैं लॉर्ड मायो के बारे में। इनका जो शासनकाल है या जो टेन्योर है दैट इज फ्रॉम 1869 टू 1872, 1869 से 1872 के बीच का समय है इनका। इनके ही समय में कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज स्टैब्लिश किया गया, और अजमेर में मायो कॉलेज स्टैब्लिश किया गया, जो कि आज भी प्रेस्टीजियस कॉलेज है जहां पे इंडियन प्रिंसेस को ट्रेन किया जाता था। इनके ही समय में स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स भी इन्हीं के समय में स्टैब्लिश किया गया। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं आपको, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉर्ड मायो के समय में स्टैब्लिश हुआ या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इनके समय में स्टैब्लिश हुआ। यू मस्ट नो कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। इनके समय में स्टेट रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया, कई सारे राज्यों में जो रेलवे है उसका इंट्रोडक्शन लॉर्ड मायो के समय में होता है। लेट्स टॉक अबाउट लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका जो टेन्योर है वो 1872 से लेकर 1876 के बीच में है। इनके ही समय में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आए थे, और एक काफी ज्यादा पंपन शो के साथ सेलिब्रेशन ऑफ किया गया था। इनके ही समय में बड़ौदा के जो गायकवाड़ राजा थे उनके साथ उनको ट्राई किया गया और उनको पनिश किया गया। ये पूरा मामला क्या था, लेट मी एक्सप्लेन यू। एज वी नो कि जो भी इंडियन किंग्स थे वो तब तक ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर आ गए थे। अब जैसे सब्सिडी अलायंस में होता ये था कि जितने भी भारतीय राजा हैं उनके राज्य में एक एम्बेसडर भेजा जाएगा, या एक जो डेलीगेट है वो भेजा जाएगा अंग्रेजों की ओर से। तो जो इंडिविजुअल भेजा गया था अंग्रेजों की ओर से बड़ौदा के गायकवाड़ के दरबार में, उसका नाम था कर्नल रॉबर्ट फायरे या पायरे। तो कर्नल रॉबर्ट पायरे जो था उसके संबंध निश्चित तौर पर बड़ौदा के राजा के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। उसे ब्रिटिश रेसिडेंट बड़ौदा में अपॉइंट कर दिया गया, जो एग्जैक्ट वर्ड है दैट इज रेसिडेंट। उस समय जो वहां के राजा थे वो मल्हार राव गायकवाड़ थे। मल्हार राव गायकवाड़ के साथ ये रॉबर्ट पायरे का जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं था। तो ये जो रेसिडेंट भेजा जाता था इसका उद्देश्य ये होता था कि तुम देखते रहो वहां सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब चूंकि ये चिढ़ता था मल्हार राव गायकवाड़ से, तो इसने एक कंप्लेन भेजी गवर्नर जनरल को कि यहाँ पे तो सब एकदम बेकार चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया नहीं चल रहा है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एकदम करप्ट है, एकदम बेकार है, आपको इंटरवीन करना चाहिए। अब चूंकि मल्हार राव गायकवाड़ भी इन्हें कुछ खास पसंद करते नहीं थे, तो जब उन्हें खबर मिली कि हाँ ये उल्टी पुल्टी रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं गवर्नर जनरल को या फिर वायसराय को, तो उसके अगले दिन उन्होंने भी एक रिपोर्ट भेजी। तो मल्हार राव गायकवाड़ ने बोला क्या कि हम नहीं चाहते कि ये कर्नल रॉबर्ट फायरे जो हैं वो यहाँ पर हमारे राज्य में रेसिडेंट बने ब्रिटिश, आप इनको बुला लो वापस, किसी और को भेज दो। तो जो नॉर्थब्रुक था वो सिंपैथेटिक था मल्हार राव गायकवाड़ को लेकर। वैसे भी इतने छोटे से मुद्दे पर वो किसी भी राजा के साथ विवाद नहीं करना चाहेगा, भाई उनका भी सही होता था, वो भी तो राजा थे। अब कोई व्यक्ति उनके दरबार में जाके उनके खिलाफ बातें करेगा तो वो कैसे कितने लिमिट तक इस बात को बेयर करेंगे। और नॉर्थब्रुक भी इस बात को लेकर ज्यादा विवाद बढ़ाना नहीं चाहता था, तो उसने वहां से एक रिपोर्ट जारी कर दी कि ठीक है हम फायरे को वापस बुला लेंगे, किसी और को भेज देंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि मल्हार राव चढ़े हुए थे तो उन्होंने या फिर उनके दरबारियों ने इसको जहर दे दिया, मारने का प्रयास किया, ऑल्दो दैट वाज अनसक्सेसफुल। तो इस पूरे मुद्दे को आधार बनाकर मल्हार राव गायकवाड़ के खिलाफ केस चलाया गया और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा मामला था बड़ौदा के गायकवाड़ के ट्रायल का। ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ था, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप जानते रहिए। इन्हीं के समय में कुका मूवमेंट पंजाब में शुरू हुआ था। कुकाज को नामधारीज भी कहा जाता है, ये सिखिज्म के भीतर का एक सेक्ट है। ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था। ये चाहते थे कास्ट अबॉलिशन, इंटरमैरेजेस को अलाउ करना, विडो मैरिज, देसी लिकर, मीट या ड्रग्स इसका इस्तेमाल बंद हो। बाद में इनका कन्फ्रंटेशन ब्रिटिशर्स के साथ भी स्टार्ट हो गया था। सो दैट वाज ऑल इन लॉर्ड नॉर्थब्रुक टेन्योर। ये इन्हीं के शासनकाल में या फिर इन्हीं के पूरे समय में हुआ। तो ये बातें लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। अगले जो वायसराय रहे वो थे लॉर्ड लिटन। इनका जो शासनकाल है टेन्योर है 1876 से 1880 का है। क्योंकि यही रानी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पे रूल करते थे, दैट्स व्हाई हम शासनकाल या टेन्योर कह दे रहे हैं। तो देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं वायसरायज में, एक तो लिटन और दूसरे रिपन। लिटन जहां अपनी इल प्रैक्टिसेस के लिए या फिर इल इंटेंशन लॉज के लिए जाने जाते हैं, वहीं रिपन इंडियंस के फेवर में किए गए अपने कुछ प्रयासों के लिए याद किए जाते हैं। तो लॉर्ड लिटन को हम नेगेटिवली और लॉर्ड रिपन को हम पॉजिटिवली याद करते हैं। तो सबसे पहले लिटन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए, तो संबंध में कुछ डिटेल्स भी देख लेंगे। इनके समय में देखिए मद्रास में एक फमाइन आया था 1876 से लेकर 78 के बीच में, जिस फमाइन ने मद्रास के साथ साथ बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया और पंजाब भारत के बहुत बड़े इलाके को प्रभावित किया। एक्चुअली में मानसून फेल हो गया था तो फसल हुई नहीं। लगभग 10 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। 10 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं, 1 करोड़। उसमें भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती थी, 25 टू 30 करोड़ की पॉपुलेशन उस टाइम पे हुआ करती थी। 25 टू 30 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 1 करोड़ की पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाए, यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ी आबादी है जो जान से मारी गई इस पूरे फमाइन में। कई सारी सिटीज की तो मोर देन हाफ पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई इन दैट फमाइन। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरा फमाइन था इसको इवैल्यूएट करने के लिए रिचर्ड स्ट्रैची की प्रेसिडेंसी में एक कमीशन गठित किया गया 1878 में। अब चूंकि इस पूरे फमाइन को डील करने को लेकर लॉर्ड लिटन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इन बिटवीन रॉयल टाइटल्स
टाइटल्स एक्ट आता है 1876 का, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दे दी गई। केसरी हिंद का मतलब होता है क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब उन्हें पूरे भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। इसी के बाद एक ग्रैंड दिल्ली दरबार लगाया गया 1877 में, एक साल बाद। इस 1877 में इसी केसरी हिंद की उपाधि को फॉर्मली प्रोक्लेम किया जाना था, और इस दिल्ली दरबार में बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, जहां एक और मिलियंस ऑफ लोग जान से मारे जा रहे थे बिकॉज ऑफ फमाइन, बिकॉज ऑफ जो क्राइसिस इवॉल्व हुआ था एट दैट टाइम, उसकी वजह से। वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही शानदार दिल्ली दरबार लगाया जा रहा था, जहां पर बिना सोचे समझे पैसे खर्च किए जा रहे थे। तो एक और फमाइन का आना, जिस पर अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से कुछ भी हेल्प ना करना, और दूसरी ओर अंधा पैसा खर्च करना, इस बात को लेकर इंडियंस में काफी ज्यादा गुस्सा था। जो कई सारे इंडियन प्रेस थे वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे ऑन वेरियस फ्रंट, कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे थे। इस बात को लेकर अंग्रेज निश्चित तौर पर कंफर्टेबल नहीं थे, नाराज थे, गुस्सा थे, एंड दे वर इन द अथॉरिटी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इनका मुंह बंद करवा दिया जाए। इसी प्रयास में वो भारतीयों के लिए लेकर आते हैं द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। ये लेटर लेकर आता है। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, जो लोकल लैंग्वेजेस में बातें लिखी जाती है उन्हें वर्नाकुलर कहा जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये लोकल लैंग्वेजेस में लिखे गए न्यूज़पेपर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। 1878 में ये आया था। इसके बारे में बात करते हैं। 1878 में ये जो लॉ आया था, इसके जरिए इंडियन लैंग्वेज में नॉन इंग्लिश जो प्रेस था उसकी आवाज को कर्टेल करने का प्रयास किया गया। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, ताकि जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं वो ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ कुछ भी ना बोल सके। कई सारे फ्रंट पर यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा था अंग्रेजों का। एक तो फमाइन की वजह से, दूसरा सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हो रहा था, जिसमें इंडियन रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा था। इस कानून में जो इंग्लिश लैंग्वेज की पब्लिकेशंस थे उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, जबकि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पब्लिकेशंस किए जाते थे उनके ऊपर कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज किए गए थे। हालांकि लिटन के बाद जब रिपन आते हैं तो वो इस कानून को रद्द कर देते हैं, लेकिन इस कानून की वजह से भारतीयों के मन में जो रोष था, जो गुस्सा था, उसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ग्रो करने में एक कैटलिस्ट का काम किया। इस एक्ट को कई सारे फ्रंट पे क्रिटिसाइज किया गया। इसके क्रिटिसिज्म के तौर पर ही इंडियन एसोसिएशन बनता है 1876 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया जाता है, और ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसे समटाइम्स प्रिकर्सर के रूप में, यानी कि पूर्ववर्ती के रूप में भी देखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसे 1885 में बनाया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद लिटन के समय में द आर्म्स एक्ट आता है 1878 में। आर्म का मतलब है हथियार, एज यू नो। इसमें इंडियंस को हथियार रखने के लिए एक लाइसेंस की बात की गई। बोला गया आप बिना लाइसेंस के हथियार अपने पास नहीं रख सकते, और लाइसेंस इंडियंस को जल्दी नहीं दिया जाता था। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, वो कभी भी कोई भी हथियार लेकर चल सकते थे और रख सकते थे। इसी समय में देखिए सेकंड अफगान वॉर भी होता है 1878 से 80 के बीच में। ब्रिटेन के समय में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्टैब्लिश किया जाता है सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, जो कि मुस्लिम रेनेसा के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं। जिस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था 1875 में, ब्रिटेन के समय में, वही बाद में आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यानी कि एएमयू में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रिटेन के समय में ही सिविल सर्विसेज में एंटर करने की जो मैक्सिमम एज थी उसे 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया गया। आपको लगेगा अभी भी तो सिविल सर्विसेज में जो एज है वो 21 साल ही है, तो उस समय ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी? आप ध्यान दीजिए मैक्सिमम और मिनिमम पे। आज मिनिमम एज 21 है, आपको कम से कम 21 वर्ष का होना होता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए। उस समय मैक्सिमम 21 था, मतलब 21 अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आप एग्जाम नहीं दे सकते सिविल सर्विसेज का। आज ये एज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 32 और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए और भी ज्यादा है ना, इसे घटा के 19 साल कर दिया गया। अब इसमें जो मेन टारगेट थे वो इंडियंस थे, ताकि इंडियंस किसी भी रूप में सिविल सर्विसेज में एंटर ना कर सके। ये टारगेट करके इन एग्जाम्स को बहुत ही पहले कंडक्ट किया जाने लगा। तो ये तो बातें रही लॉर्ड लिटन के बारे में। अब चलिए बात करते हैं रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच में रहा, 1882 1884। इन्हें हम इन्हें पॉजिटिव फंक्शंस के लिए इनके याद करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, जिसके लिए इन्हें काफी वाइडली एप्रिशिएट किया गया इंडियंस के द्वारा। इनके ही समय में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 आया, ताकि लेबर कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके। तो बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 के बारे में। देखिए कमेटी को अपॉइंट किया गया 1875 में, ताकि फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशन को इवैल्यूएट किया जा सके। इस कमीशन ने ये कहा कि हमें कोई फैक्ट्री लॉ लाना चाहिए ताकि हम वर्कर्स की कंडीशन को इंप्रूव कर सकें। इसी बात को संज्ञान में लेकर 1881 में रिपन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनेक्ट करता है, और इसके बाद फैक्ट्री कमीशन को भी अपॉइंट किया जाता है 1885 में। लेटर ऑन इसी प्रोग्रेस में 1891 में एक और फैक्ट्री एक्ट आता है, और 1892 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर को भी अपॉइंट किया जाता है 1892 में फाइनली। तो कई सारे प्रयास उसके बाद हुए। 1881 में जब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, उसके बाद इन इनेक्टमेंट्स की मदद से जो फैक्ट्री वर्किंग आवर थे उनको कम किया गया, लिमिट किया गया कि आप इतने ज्यादा घंटे, इस आज से ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते। पहले तो बहुत ही बेकार स्थिति थी कंपनीज की, जब एक वर्कर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था, जो काम करवाने वाला व्यक्ति है उसे इस बात का एहसास हो जाता था कि इसके अंदर दम नहीं है और काम करने का, तब उसे हटाया जाता था और दूसरे को लगा दिया जाता था। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था एट दैट टाइम। तो इन फैक्ट्री एक्ट्स के माध्यम से इस सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश की गई। तो ये तो बात होगी फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 के बारे में, जो लॉर्ड रिपन के समय में आया। इनके समय में जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था वो कंटिन्यू रहा, जो पहले से ही चला आ रहा था। गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर 1882 में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जो रिपन ने अपने समय में उठाया। आई रिपीट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो तो लॉर्ड रिपन को ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। इसकी शुरुआत रिपन ने ही की थी। मुझे लगता है इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी जानना चाहेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन 1882 में आया। ऐसा पहली बार था जब इंडियंस को एक टेस्ट मिला थोड़ा सा फ्रीडम का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। इसमें जो म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस थे उनको डेवलप किया गया कंट्री में, क्योंकि धीमे धीमे कई सारी जो म्युनिसिपल एरियाज थे वो डेवलप हो गए थे। इसके बाद कई सारे और इनेक्टमेंट हुए, जिसके माध्यम से जो लोकल बॉडीज थी उनको कुछ और अधिकार दिए गए, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर इन बॉडीज में आते थे उन्हें कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाते थे। दैट इज द रीजन की लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से पुकारा जाता है इंडिया में। ध्यान दीजिएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिपन ने कोई कानून नहीं बनाया था। इट वाज वाया रेजोल्यूशन। इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था बस। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो कि हाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रिपन कोई बहुत बड़ा कानून लेकर आया था। दैट वाज नॉट सो। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक रेजोल्यूशन के माध्यम से इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये तो बात हमने समझ ली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। इन्हीं के समय में एक एजुकेशन कमीशन को गठित किया गया, जिसके चेयरमैन सर विलियम हंटर थे। इसे हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन भी कहा जाता है। तो क्या आप हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे जो रिपन के समय में आया 1882-83 में? बिल्कुल। देखिए विलियम विल्सन हंटर इनका पूरा नाम था। ये एक स्टैटिस्टिशियन थे।
जो डेटा वगैरह कंपाइल करते थे और इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर भी थे। बाद में इन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। 1862 में इन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट बनाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। वहीं पर उन्होंने जो लोकल रिकॉर्ड्स या डेटा वगैरह थे उनको कंपाइल करना शुरू किया। तो 1882 में जब ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर बने, अब यहाँ पर जब हम गवर्नर जनरल कहते हैं तो समझिए कि ये बात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे कही जा रही है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का पोस्ट खत्म हो चुका है। तो जब ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य बने तो इन्हें कमीशन ऑन एजुकेशन का चेयरमैन बना दिया गया। उसके 4 साल बाद यानी कि 1886 में इन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बनाया गया। और जो हंटर कमीशन था उसने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कई सारी बातें कही। हंटर कमीशन जिसको काम दिया गया कि आप इवैल्यूएट करिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में ये बोला कि प्राइमरी एजुकेशन देने की रिस्पांसिबिलिटी लोकल बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे दी जानी चाहिए, वो अच्छे से ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कई सारी रिकमेंडेशन दी, लाइक प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए, लिटरेरी और वोकेशनल ट्रेनिंग सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाए, फीमेल एजुकेशन यानी कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है देश में, उस पर सुधार किया जाए। और इनकी जो रिकमेंडेशन थी उस संबंध में अगर हम बात करें तो इनकी कुछ रिकमेंडेशंस को पार्शियली इंप्लीमेंट भी किया गया। धीमे धीमे सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स की संख्या जो है वो भारत में बढ़ती है, ऑल ऑफ सडन तो डेफिनेटली नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इस पॉइंट पर भी विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन की। इसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन के समय में ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इमर्ज होती है, दैट इज कॉल्ड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऑफ 1883 एंड 84। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसकी डिटेल्स पर भी एक निगाह डालते हैं। देखिए इल्बर्ट बिल को जो नाम दिया गया है इल्बर्ट, एक्चुअली में ये काउंसिल ऑफ इंडिया के एक लीगल एडवाइजर के नाम पर है जिसका नाम कॉटने पेरेग्राइन इल्बर्ट हुआ करता था। तो इसने ही एडवाइस किया था कि इस प्रकार का एक बिल आना चाहिए, तो इसी वजह से इसका नाम इल्बर्ट बिल पड़ गया। ये बिल पॉजिटिव था इंडियंस के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो लीगल एडवाइजर की एडवाइस थी ये इंडियंस के लिए पॉजिटिव थी। 1883 में वायसराय रिपन ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। इस बिल का उद्देश्य ये था कि जो रेशियल प्रेजुडाइज दिखाया जाता है इंडियन पीनल कोड में उसे खत्म किया जाए। रेशियल प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह, किस प्रकार का पूर्वाग्रह, मतलब अगर कोई इंडियन गिल्टी है तो यूरोपियन जज उस इंडियन का केस ट्राई करेगा, सुनेगा, और इंडियन जज भी उस इंडियन का केस ट्राई कर सकता है, सुन सकता है। लेकिन अगर कोई यूरोपियन गिल्टी है तो उसका केस कोई इंडियन ट्राई नहीं कर सकता। ये उस समय की व्यवस्था थी आईपीसी की। उसमें ऐसी मान्यता रखी गई थी कि जो इंडियंस हैं वो यूरोपियन से चिढ़ते हैं और अगर उन्हें उनके केसेस को ट्राई करने का मौका मिलेगा तो वो उन्हें गलत तरीके से पनिश कर देंगे। ये पूर्वाग्रह बनाकर आईपीसी में इंडियन जजेस को यूरोपियंस को ट्राई करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो रिपन जो आईपीसी था उसमें एक अमेंडमेंट करना चाहते थे जिसमें इंडियन जजेस को और मजिस्ट्रेट्स को भी अलाउ किया जाए, अगर कोई ब्रिटिश ऑफेंडर है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसके केसेस को सुन सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कभी भी इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था। सो नेचुरली वो यूरोपियंस जो इंडिया में रह रहे थे उन्होंने इसे ह्यूमिलिएशन के तौर पर देखा। ना केवल ब्रिटेन में बल्कि इंडिया में रह रहे ब्रिटिश रेसिडेंट्स ने भी इस चीज का पूरा खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे केस को कोई इंडियन सुने, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करते या वो हमसे इंफीरियर है, दे कैन नॉट ट्राई अस। काफी ह्यू एंड क्राई मचा। ब्रिटिशर्स ने इस संबंध में पीस मार्च भी निकाले, वो कैंडल लेकर चल देते थे विरोध करने के लिए। ऑल्दो ये प्रयास जो रिपन का था इंडियंस के फेवर में ये असफल हुआ, इस बिल को विड्रॉ करना पड़ा विद इमेंस प्रेशर। लेकिन इससे इंडियंस को दो बातें क्लियर हुई। दो बातें मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 वो ये कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इवन ब्रिटिश पॉपुलेशन, वो बाई नेचर रेशियल है, वो कभी भी इंडियंस को ऑन एनी पोस्ट अपने इक्विवेलेंट ट्रीट नहीं करेंगे। ये पहली बात क्लैरिफाई हो गई इंडियंस को। दूसरी बात, इंडियंस ने ये देखा कि जब हमें कोई बात कहनी होती है अंग्रेजों से तो हम लाठी डंडे हथुआ हथौड़ा जो भी हमारे पास होता है हम लेकर इनके ऊपर धावा बोल देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमें गोलियों से मार देते हैं। लेकिन यूरोपियंस ने क्या किया, ये कैंडल लेकर चल दिए। अब चूंकि ये अंग्रेजों को मार नहीं रहे थे तो अंग्रेज भी इनको नहीं मार रहे थे, तो ऐसा तरीका तो हम भी अपना सकते हैं जिससे हमारी बात भी सुनी जाएगी और हमें वायलेंस भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में जो यूरोपियंस ने प्रोटेस्ट किया, इससे इंडियंस ने प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेटिक तरीका भी सीखा। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आई। ऑल्दो इस बिल को विड्रॉ करना पड़ा रिपन को, लेकिन कुछ संशोधनों के बाद काफी कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में इसे 1884 में वापस से इनेक्ट किया गया। मतलब पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं किया गया, कुछ संशोधन कर दिए गए। संशोधन क्या थे मैं आपको बता देता हूं। मतलब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई, इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया, इतना तक तो हम पढ़ते हैं, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई थी। वापस से इल्बर्ट बिल को संशोधन के बाद लाया गया था और पास किया गया था। तो संशोधन में क्या हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें यह बोला गया अमेंडेड बिल में कि जो कोई यूरोपियन है या फिर अगर वो गिल्टी है तो उसे कोई भी यूरोपियन या फिर इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेशन जज उसका केस ट्राई कर सकता है। मतलब ग्राउंड लेवल पर जो डिमांड थी यहाँ एक इंडियन भी यूरोपियन के केस को सुन सकता है, उस चीज में कोई बदलाव नहीं किया गया, उसको रख दिया गया कि ठीक है ग्राउंड लेवल पे सेशन जज के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे ट्राई किया जा सकता है। लेकिन जिसे ट्राई किया गया है अगर उसे ऐसा लगता है कि इंडियन जज ने जानबूझ के उसे पनिश कर दिया तो वो क्लेम कर सकता है कि उसे वापस से ट्राई किया जाए एक ज्यूरी की तरह। ज्यूरी समझते हैं, उसमें एक से अधिक जज होते हैं और ज्यूरी में जो मेंबर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसमें कम से कम आधे यूरोपियंस होने चाहिए। मतलब अगर 6 मेंबर्स की ज्यूरी है तो कम से कम 3 यूरोपियंस हो, 4 या 5 हो तो बढ़िया है। मतलब इंडियंस को अथॉरिटी तो दी गई कि आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे यूरोपियंस को, लेकिन वो आपके खिलाफ वापस से ट्राई करने की मांग कर सकते हैं कि भाई हम सहमत नहीं है, हमें वापस से ट्राई करो एक ज्यूरी की तरह जिसमें कम से कम आधे यूरोपियंस हो। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इंडियंस यूरोपियंस को ट्राई कर तो सकते थे लेकिन यूरोपियन जजेस की मदद से, सोली नहीं, अपने मन से नहीं। तो इस बिल का पास ना होना प्राइमा फेसिया और बाद में इतने कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म में पास होना, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो रिफ्ट है उसे ब्रिटिश जो पॉपुलेशन है या ब्रिटिश अथॉरिटीज है वो कभी फिल नहीं होने देंगे। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। इससे जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो इंडिया में काफी और तेज हो गई। जो अमेंडेड इल्बर्ट बिल पास हुआ वो 25 जनवरी 1884 को पास हुआ और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884 के नाम से जाना गया। ये 1 मई 1884 को फोर्स में आया। इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इस बिल में विवाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ ये बातें जानना आपके लिए जरूरी था। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इनके इस समय में रेंडिशन ऑफ मैसूर भी हुआ था, मतलब मैसूर में एक नए राजा को स्थापित किया गया था, क्षमा राजेंद्र वडियार 10th। अब देखिए इसके ये अडॉप्टेड सन थे कृष्ण राजा वडियार थर्ड के। तो बस ये घटना थी जिसके बारे में आपने जान लिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। डफरिन के समय की जो सबसे बड़ी घटना है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिश होना और इनके ही समय में थर्ड बर्मिस वॉर भी हुआ था। तो ये दो बातें आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा अपने दिमाग में, बस दैट यही इंपॉर्टेंट था इनके समय में। लॉर्ड लंसडॉन की बात करेंगे जो 1888 से लेकर 1894 के बीच में इंडिया को
एडमिनिस्टर करते हैं। इनके समय में, इनके ही टेन्योर में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। इंडो अफगान बॉर्डर जो स्टैब्लिश किया गया, जिसे आज हम डूरन लाइन के नाम से जानते हैं, वो भी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही हुआ था। इनके समय में 1891 वाला फैक्ट्री एक्ट आया था, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के बारे में। उसी दौरान हमने ये भी कहा था ना कि 1891 में एक और कानून आया बाद में। तो जो एक और कानून आया वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया। सिविल सर्विसेज का कैटेगराइजेशन के समय में हुआ, इंपीरियल, प्रोविजनल और सबऑर्डिनेट में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इनके समय में आया, और डूरन कमीशन को इनके ही समय में स्टैब्लिश किया गया, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाइन डिसाइड करता था। तो वर्तमान में जो डूरन लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, छोटा सा हिस्सा भारत से टच करता है, जो वास्तव में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकंड के बारे में। लॉर्ड एल्गिन सेकंड, जो कि 1894 से लेकर 1899 के बीच में आता है, इनके दौरान एक इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई है, जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके याद रखने लायक है या जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को असैसिनेट कर दिया गया चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। चापेकर ब्रदर्स का मतलब दो भाइयों से है, वैसे ये लोग तीन भाई थे और बाद में ट्राई तीनों लोगों को किया गया था, लेकिन दो लोग थे जिन्होंने प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया, ये हमला किया था। ये दो भाइयों का नाम है दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। जो तीसरे भाई थे उनका नाम रानाडे था, तो वो भी बाद में इन्वॉल्व हो गए थे इस पूरे सिनेरियो में। एक्चुअली में देखिए पूरा मामला ये था, मैं ये पूरा मामला ही आपको समझा देता हूँ, जो एल्गिन 2 के समय में हुआ। लेट 1896 में पुणे और आसपास के रीजन में एक बबोनिक प्लेग आया था, बहुत सारे लोग काफी तेजी से मारे जा रहे थे। एक स्पेशल प्लेग कमेटी का गठन किया गया, जिसका चेयरमैन वॉल्टर चार्ल्स रंट को बनाया गया। अब देखिए जो रंट था वो इंडियन सिविल सर्विसेज का ऑफिसर था, उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप पूरे प्लेग को अच्छी तरीके से हैंडल करो। चूंकि प्लेग के समय में काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई थी, उसे भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी चार्ल्स रंट को ही दी गई थी, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो तो जो ह्यू एंड क्राई मचा हुआ था इस बबोनिक प्लेग की वजह से, लोग काफी तेजी से मारे जा रहे थे, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी ज्यादा अधिकार दिए गए थे। वो प्राइवेट हाउसेस में घुस सकते थे, किसी भी व्यक्ति के कपड़े उतरवा कर जांच पड़ताल कर सकते थे, इंक्लूडिंग वुमेन। ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस तरीके से काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे थे इंडियंस को। कई सारी जगहों पर ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मंदिरों में जांच पड़ताल की, वहां मूर्तियों को तोड़ दिया। इससे बहुत सारे लोग नाराज थे इंडियंस में। तो 22 जून 1897 को क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली थी, जब उन्होंने पद संभाला था तब के लिए। तो रैंड और उनका एक मिलिट्री एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट या लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, ये लोग वहां गए हुए थे और वापस लौट रहे थे। वापस लौटते वक्त इन्हें चापेकर ब्रदर्स ने गोली मार दी, दो के दोनों मर गए। आयरेस्ट ऑन द स्पॉट मर गया, रैंड को हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर वो कुछ दिन बाद यानी कि 3 जुलाई को मर गया। चापेकर ब्रदर्स यानी कि दामोदर हरि चापेकर और कृष्ण हरि चापेकर को गिरफ्तार किया गया। दो द्रविड़ मतलब एक द्रविड़ ब्रदर्स थे, दो लोग थे द्रविड़ ब्रदर्स, उन्होंने इनके छुपे होने की खबर अंग्रेजों को दी थी। तो इनके भाई ने दो और साथियों के साथ मिलकर, मतलब रानाडे जी ने दो और साथियों के साथ मिलकर उन दोनों को मार दिया, और एक पुलिस इन्फॉर्मेंट था उसे भी मारने की कोशिश की, जिसके बाद इन तीनों लोगों को भी पकड़ लिया गया और सभी लोगों को ट्राई करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो लॉर्ड एल्गिन 2 के समय में ये जो चापेकर ब्रदर्स ने असैसिनेशन किया था, इसका पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिस पर हमने विस्तार से बात की। बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में, जो कि 1899 से 1905 के बीच में इंडिया में रहता है। काफी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टेन्योर इसका भी रहा है। तो इनके समय में क्या क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। इनके समय में 1902 में पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया गया सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। इनको काम दिया गया कि आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करिए। इन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू किया और ये कहा कि इंटेलिजेंस को बेहतर करना होगा। तो इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही डोमेस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप हुआ, जो 1947 तक लगभग उसी क्रम में बना रहा। कर्जन के समय में ही यूनिवर्सिटीज कमीशन आता है 1902 में, और उसी के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 पास किया जाता है। हो ये रहा था कि अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो हब बनती जा रही हैं नेशनलिस्ट आइडियाज के ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में। वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटीज पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ जाए। तो इन यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए, जैसे कि इस कानून ने ये अलाउ कर दिया कि कॉलेजेस को ऑफिशियल इंस्पेक्शन में रखा जा सकता है। उस कॉलेज को मतलब कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से डिसाइड करेगी। गवर्नर जनरल को भी अधिकार दे दिया गया कि यूनिवर्सिटी की टेरिटरी कितनी होगी वो ये डिसाइड करेंगे, और कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो भी ये डिसाइड करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज एक्ट में पूरी तरीके से यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने की बात की गई थी। इसके बारे में नेगेटिव तो हम अक्सर पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है, बट एक पॉजिटिव भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटर एजुकेशन रिसर्च के लिए 5 लाख पर एनम का ग्रांट भी इसी कानून के तहत एक्सेप्ट किया गया था, और ये बिगिनिंग थी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देने की। ये जो क्रम है वो आज भी चला रहा है, और आज यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देने का काम जो है वो यूजीसी करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट भी कर्जन के समय में ही हुआ था। कर्जन के समय में कुछ और डेवलपमेंट हुए थे, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1899 इनके समय में आया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 आया था। ये बहुत ही सही काम था जो कर्जन के समय में हुआ है। कर्जन ने वैसे बहुत खराब काम किए अपने टाइम में, बट ये बहुत अच्छा काम कर्जन ने अपने टाइम में किया। उस समय तक होता ये था कि हमारे मॉन्यूमेंट्स पूरी तरीके से अनसेफ थे। कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश सब्जेक्ट वहां पे पहुंच जाता था, मतलब यूरोपियंस जो थे वो पहुंच जाते थे, उन्हें कोई भी चीज अच्छी लग जाती थी वो तोड़ फोड़ के अपने घर ले जाते थे। हमारी जो रिच हेरिटेज थी, जो हमारा रिच कल्चर था, जो मॉन्यूमेंट्स में लगा रहता था, वो उन्हें तोड़ फोड़ रहे थे। लेकिन जब कर्जन को इस बात की जानकारी मिलती है तो उसने एक कानून बनाया और ये कहा गया कि अगर किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को इंजर किया जाता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी एस्टैब्लिश किया गया ताकि वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और जो इंपॉर्टेंट है उन्हें कलेक्ट करें, एक्सकेवेशंस करें, और जो एंशिएंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है उसे लोगों के सामने लेकर आए। तो एक पॉजिटिव टास्क था जो कर्जन ने अपने समय में किया। कर्जन के समय में बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट होता है, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। ये कर्जन के समय में ही होता है और काफी इनफेमस रहा। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी भी होती है। तो कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी क्या थी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए किचनर जो था वो एक बहुत ही फेमस मिलिट्री जनरल था। बाद में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ बन जाता है 1902 में, जो कि एक बहुत ही सुपीरियर पोस्ट थी। जब वो कमांडर इन चीफ बनकर आता है तो उसे सबसे बड़ी दिक्कत डुअलिटी ऑफ कंट्रोल पर हुई। डुअलिटी ऑफ कंट्रोल का मतलब यह है कि पूरी आर्मी को एक और कंट्रोल करता था कमांडर इन चीफ, और दूसरी ओर कंट्रोल होता था गवर्नर जनरल का या वायसराय का। अब गवर्नर जनरल इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक मिलिट्री मेंबर का हेल्प लेता था, या मिलिट्री मेंबर एक उसकी काउंसिल में होता था, और ये जो मिलिट्री मेंबर होता था ये उसको सारे इनपुट देता था मिलिट्री के बारे में कि कहां क्या कैसे हो रहा है। तो दो लोग अथॉरिटी अपनी यहाँ पर पोर्ट्रे करते थे मिलिट्री को लेकर, एक तो कमांडर इन चीफ और दूसरा गवर्नर जनरल थ्रू हिज और हर मिलिट्री मेंबर। हर तो कभी हुए नहीं, किसी की बात हो रही है, मिलिट्री मेंबर। तो इस बात का विरोध किया किचनर ने। किचनर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में या वायसराय की काउंसिल में एक मिलिट्री मेंबर हो,
उन्होंने कहा कि जो उसके बेसिक फंक्शंस हैं वो तो कमांडर इन चीफ परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंट होकर भी। तो उन्होंने कहा कि वायसराय की काउंसिल में से जो मिलिट्री मेंबर है उसे खत्म कर दिया जाए। इस बात को लेकर कर्जन बहुत नाराज हो गया। उसने बोला ऐसा थोड़ी होता है। देखिए ब्रिटेन में आर्मी के ऊपर सिविलियन अथॉरिटी को मेंटेन किया जाता है, जैसा कि हर जगह किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो हमारी आर्मी है, तीनों आर्मी का हेड कौन है? हमारा प्रेसिडेंट है, जो कि इनडायरेक्टली हमारे द्वारा चुना जाता है। तो जो मिलिट्री होती है उसके ऊपर हमेशा एक सिविलियन अथॉरिटी को बिठाया जाता है। लेकिन किचनर ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि किचनर ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर थे। तो कर्जन ने उनका खुलकर विरोध किया। किचनर ने कहा ब्रिटिश अथॉरिटी से, वहां से पार्लियामेंट से कि देखो हम तो रिजाइन कर देंगे वहां की गवर्नमेंट से, बोला अगर हमारी बात नहीं मानी गई देन आई विल रिजाइन। क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था, बहुत एबल था, तो वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। एट द सेम टाइम वो कर्जन को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही बहुत एबल व्यक्ति थे ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से। किचनर भी और कर्जन भी, दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट डिलेमा में आ गई कि बात किसकी माने। बाद में एक मिडिल पाथ निकाला गया। मिडिल पाथ में ये कहा गया कि जो मिलिट्री मेंबर होगा वायसराय की काउंसिल का, वो तो रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो वायसराय की काउंसिल में यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा। दूसरा, अगर कमांडर इन चीफ ने वायसराय के पास कोई प्रस्ताव भेजा है तो उनकी काउंसिल का मिलिट्री मेंबर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ये सारी बातें हो तो रही थी, लेकिन कंट्रोवर्सी शांत नहीं हो पाई। कुछ एक सेटलमेंट करने की कोशिश या कुछ ऑर्डर्स वगैरह जारी किए गए थे कर्जन के द्वारा, जिसे किचनर ने मानने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर कर्जन रिजाइन कर देता है और ब्रिटेन वापस चला जाता है। तो कर्जन के यहाँ से वापस जाने का जो एक महत्वपूर्ण कारण था वो कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी ही थी। इसके बारे में भी आपको अभी तक पता ना रहा हो तो अगर नहीं था तो ठीक है, हमारी जानकारी में। यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत में इसी के समय भेजा गया था 1904 में। तिब्बत में भेजा जाने वाला ये एक मिशन था, क्योंकि उस समय तक कर्जन को ये महसूस होने लगा कि जो रशिया है वो लगातार एडवांस कर रहा है अफगानिस्तान में। अगर वो अफगानिस्तान में एडवांस कर चुका है तो उनका जो टारगेट है वो तिब्बत बनेगा। तिब्बत में भी उनका एडवांसमेंट धीमे धीमे बढ़ ही रहा था। तो तिब्बत में अगर वो एडवांस हो जाएंगे तो उनका जो अगला टारगेट होगा ब्रिटिश इंडिया होगा। तो उसके पहले उन्होंने तिब्बत में अपना मिशन भेज दिया था, उसे यंग हस्बैंड मिशन या मिशन टू तिब्बत कहा जाता है। तो ये उनके समय में हुआ 1903-1904 में। तो ये तो सारी घटनाएं कर्जन के समय की हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में। एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में ही बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। सूरत स्प्लिट कांग्रेस में मिंटो टू के समय में ही होती है, और आगा खान की लीडरशिप में मुस्लिम लीग की स्थापना भी मिंटो टू के समय में ही होती है, 30 दिसंबर 1906। याद रहेगा ना, मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो टू के सेकंड जो टाइम पीरियड है उसी समय में हुई। अब बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग सेकंड। देखिए यहाँ पर कर्जन का टाइम ड्यूरेशन 1899 से 1905 था। फिर आता है लॉर्ड मिंटो टू, इनका ड्यूरेशन है 1905 से 1910, 5 साल का। और 1910 में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिनका टेन्योर है 1910 से 1916। इनके समय में बहुत सारे काम हुए, जैसे कि किंग जॉर्ज फिफ्थ को दिल्ली दरबार में बुलाया गया, एक रॉयल सेलिब्रेशन हुआ दिल्ली दरबार नाम से 1911 में। अब यहाँ पर ही ये डिक्लेयर किया गया कि जो डिवीजन किया गया है कलकत्ता का, विभाजन किया, बंगाल का जो विभाजन किया गया, कलकत्ता बंगाल का जो विभाजन किया गया है उसे इसी दरबार में कैंसिल कर दिया गया। जो कैपिटल पहले कलकत्ता हुआ करती थी ब्रिटिश इंडिया की, उसे ट्रांसफर करके दिल्ली बना दिया गया। तो जो कैपिटल का ट्रांसफर हुआ है, पहले दिल्ली कैपिटल नहीं थी, 1911 तक कैपिटल कलकत्ता ही थी ब्रिटिश के लिए। तो 1911 में कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। इसके बैकग्राउंड में ऑब्जेक्टिव क्या था मैं आपको बता रहा हूं, वैसे हमने डिस्कस पहले भी किया था बट फिर से बता देता हूं। ऐसा करके वो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन को खुश करना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली हमेशा से ही जो मुस्लिम रूलर्स रहे हैं, चाहे वो सल्तनत पीरियड या मुगल पीरियड, क्योंकि सीट रही थी। अंग्रेज आए तो उन्होंने कैपिटल कलकत्ता कर ली। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट कर देंगे तो मुसलमानों को इससे बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। हालांकि वो खुश हुए नहीं थे। हिंदू महासभा 1950 में स्टैब्लिश की जाती है मदन मोहन मालवीय जी की तरफ, और 1915 में ही बीएचयू एक्ट पास कराया जाता है, जिसके माध्यम से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया। तो ये देखिए 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा को स्टैब्लिश किया। इनफैक्ट इसके पहले इसकी एक लोकल बॉडी बन चुकी थी पंजाब में, बाद में उसे हिंदू महासभा में कन्वर्ट किया गया, और बीएचयू एक्ट भी 1915 में ही आया जिसमें बीएचयू को स्टैब्लिश किया गया। हार्डिंग के समय में ही दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी आया था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस को ही दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं, या हार्डिंग बॉम्ब केस भी कहते हैं 1912 का। इसमें हुआ ये था कि चूंकि भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, काफी ज्यादा स्कैर्सिटी चल रही थी सभी आइटम्स की, और इन बिटवीन दिल्ली दरबार में काफी ज्यादा खर्चा किया जा रहा था। तो युगांतर के कुछ मेंबर्स ने चांदनी चौक में हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया। हालांकि हार्डिंग तो बच गया, वायसराय तो बच गया, लेकिन जो उनका महावत था वो मारा गया, और उनका एक छोटा सा बच्चा था वो घायल हो गया। ऐसा कहा गया कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे रास बिहारी बोस का हाथ था। हालांकि रास बिहारी बोस पकड़ में नहीं आए और वो जापान निकल गए। बाद में बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी के ऊपर केस चलाया गया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया इस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ये भी हार्डिंग के समय में हुआ, तो इंपॉर्टेंट घटना थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करते हैं, जो 1916 से 1921 के बीच में इंडिया में आए। इनके समय में ही होम रूल लीग को फॉर्म किया गया, इन्हीं बेसेंट के द्वारा और तिलक के द्वारा 1916 में। लखनऊ सेशन कांग्रेस का इन्हीं के समय में हुआ, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने हाथ मिला दिया था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, या फिर हम बात करेंगे जो मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, वो आपस में अपना हाथ मिला लेते हैं, तिलक जी ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस। कोई सारी घटनाएं कांग्रेस के लखनऊ सेशन में होती हैं। उसी दौरान लखनऊ पैक्ट साइन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। साबरमती आश्रम को 1916 में फाउंड किया जाता है गांधी जी की द्वारा, जब वो वापस लौट आते हैं। देखिए गांधी जी वापस तो हार्डिंग के समय में ही आ गए थे। उन्होंने चैम्सफोर्ड के समय में साबरमती आश्रम को स्टैब्लिश किया गया था, उनके द्वारा किया गया था। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सत्याग्रह अहमदाबाद 1918, सब चैम्सफोर्ड के टाइम ड्यूरेशन में ही हुआ। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, या उनकी जो अगस्त डिक्लेरेशन थी 1917 की, वो भी ऑब्वियसली इनके नाम पर है, तो इनके टेन्योर में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919, सब चैम्सफोर्ड के टाइम में आया। जलियांवाला बाग मैसेकर चैम्सफोर्ड के समय में हुआ, और नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो भी चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। इन सभी घटनाक्रमों के बारे में आप विस्तार से ऑलरेडी जानते हैं, उन्हें केवल मेंशन कर रहा हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी घटना किसके समय में हुई थी, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए। वुमेन यूनिवर्सिटी को पूना में स्टैब्लिश किया गया चैम्सफोर्ड के समय में ही, और सेलर कमीशन को भी अपॉइंट किया गया था 1917 में, एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए, एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए। तिलक जी की मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को। एसपी सिन्हा बिहार के गवर्नर बनाए जाते हैं, वो पहले गवर्नर होते हैं जो कोई इंडियन था किसी भी प्रोविंस का। तो ये सारी घटनाएं चैम्सफोर्ड के टाइम की हैं। लेट्स गो अहेड विद रीडिंग। तो चैम्सफोर्ड के बाद यहाँ पर आते हैं रीडिंग। रीडिंग जो है वो 1900, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग की, वो 1921 से 1926 के बीच में इंडिया के वायसराय रहते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट इनके समय में होता है, और इनके समय में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया जाता है। मोपला रिबेलियन केरला में इनके टाइम में हुआ। 1910 का जो प्रेस एक्ट था और 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, इन दोनों ही कानूनों को लॉर्ड रीडिंग ने रिपील किया, खत्म किया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और कॉटन एक्साइज को अबॉलिश करने का काम भी रीडिंग के द्वारा ही किया गया।
मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरवी और कलकत्ता में जो कर्नल राइट्स हुए थे वो रीडिंग के समय में हुए थे। काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई, ये भी रीडिंग का ही समय है। स्वामी सदानंद की हत्या की गई 1926 में। ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, आर्य समाज के सन्यासी थे और दयानंद सरस्वती की टीचिंग्स को स्प्रेड किया करते थे, तो इनकी हत्या भी लॉर्ड रीडिंग के समय में ही की गई थी। स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी ने 1922 में बनाया था, तो इन्हीं का रीडिंग का ही टाइम समय होगा ये। यहाँ पर देखिए डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन आईसीएसओ, उस समय सिविल सर्विसेज हुआ करता था, तो पहले उसका एग्जाम केवल लंदन में होता था, तो यहाँ लोग पढ़ भी लेते थे तो वहाँ एग्जाम देने जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसे ये डिसाइड किया गया कि अब दिल्ली में भी इसका एग्जाम करवाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट कर दी गई और ये कहा गया कि 1923 से इसे इफेक्टिव बना दिया जाएगा। रीडिंग के बाद आते हैं इरविन, जो कि 1926 से 1931 के बीच में यहाँ पर रहते हैं। साइमन कमीशन 1928 में आता है, इरविन का ही समय था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जाता है लखनऊ में, जिसके बाद नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ये पूरा इन्हीं का कार्यकाल था, समय था। हरकॉर्ट बटलर कमीशन आता है, जिसे इंडियन स्टेट्स कमीशन भी कहा जाता है 1927 का, ये भी इरविन के टाइम पीरियड में ही आया था। तो देखिए बटलर कमीशन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। बटलर कमीशन इंडिया में आया था 1927 में और इनको ये बताना था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन क्या है। क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो काफी लंबे समय से कह रहे थे कि हम ब्रिटिश पैरामाउंसी में हैं। इस ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब क्या है ये डिफाइन करिए क्लियरली। इसी उद्देश्य से बटलर कमीशन को इंडिया में भेजा गया था। इन्होंने 16 प्रिंसली स्टेट्स को या राज्यों को विजिट किया था और फाइनली 1929 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। तो इस कमीशन ने ये स्पेसिफाई किया कि जो स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी में आते हैं, जिसे समय समय पर निर्धारित किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड। दूसरी बात ये कही गई कि कभी भी किसी भी टाइम स्पैन में जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं या स्टेट्स हैं, इन्हें कभी भी ऐसी किसी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में इनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं डाला जाएगा जो एक इंडियन लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो किसी भी ऐसी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में इन्हें नहीं रखा जाएगा। ये कहा गया कि फॉरेन रिलेशन के संबंध में ये जो स्टेट्स हैं इनका और इनके लोगों का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि बाकी के इंडिया का है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बटलर कमीशन, जो कि इरविन के समय में आया। सैंडर्स का मर्डर भी इसी दौरान हुआ था और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के द्वारा जो असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका गया था, ब्लास्ट किया गया था, वो इसी समय में हुआ था। हंगर स्ट्राइक और जतिन दास की मृत्यु, ये सब लाहौर सेशन जो कांग्रेस का 1929 में हुआ था, जहां पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया, दैट वाज ऑल इन इरविन्स टेन्योर। दांडी मार्च, जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया, और दीपावली डिक्लेरेशन लॉर्ड इरविन के द्वारा की जाती है 1929 में। दीपावली डिक्लेरेशन में देखिए लॉर्ड इरविन ने ये कहा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। ठीक है, तो वैसे तो डोमिनियन स्टेटस की बात 1919 के अधिनियम में ही कर दी गई थी, बट उसे ही दोहराया गया क्योंकि काफी लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि आखिर इंडिया का स्टेटस क्या है ब्रिटिश क्राउन में। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 जिसका बाइकआउट किया गया, गांधी इरविन पैक्ट 1931 और सिविल डिसओबीडियंस का सस्पेंशन, क्योंकि गांधी जी एग्री कर गए थे कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दूसरा वाला हो रहा है उसमें जाएंगे। ये सारी घटनाएं लॉर्ड इरविन के समय की हैं। 1931 में आ जाते हैं लॉर्ड विलिंगटन, जो 1936 तक रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके समय में होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करना चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बात यह है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आती है तो सारी चर्चा इरविन के साथ हो रही होती है, तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि तीन के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इरविन के समय में हुई, बट ऐसा नहीं है। इरविन के समय में केवल एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो था पहला वाला, और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें गांधी जी इस बात पर एग्री कर गए थे कि जो आईएनसी है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इसके पहले कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए, इरविन ने अपना पद छोड़ दिया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होता है तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे, ना कि इरविन। तो इनके समय में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात नहीं बन पाई। कम्युनल अवार्ड भी अनाउंस किया जाता है 1932 में इन्हीं के समय में। फास्ट अनटू डेथ गांधी जी ने कहा था यरवदा प्रिजन में, जेल में, जहां पर जब दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई तो गांधी जी नाराज हो गए थे और उसी दौरान पूना पैक्ट भी साइन हुआ। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विलिंगटन के समय में हुआ और इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस को 1933 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में आता है, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस को गांधी जी ने स्टार्ट किया था व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके एक साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। तो कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ने भी इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया था, बाद में उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था। तो इससे क्लैरिफिकेशन आता है कि इरविन के समय में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, सेकंड और थर्ड विलिंगटन के समय में होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लिंकन के समय में आया। ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में स्टैब्लिश किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने 1934 में स्टैब्लिश किया, ये दोनों ही विलिंगटन के टाइम में है। आई रिपीट, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में स्टैब्लिश हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने 1934 में स्टैब्लिश किया, लॉर्ड विलिंगटन के समय में। बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया 1935 में, ये भी विलिंगटन के टाइम में हुआ। विलिंगटन के बाद आते हैं लॉर्ड एलन लिथगो, 1936 से 1944 के बीच में इंडिया के वायसराय रहते हैं, काफी लंबे समय तक वायसराय रहते हैं। इनके समय में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया में 1936-37 में। कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफा तौर पर जब ब्रिटेन ने इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया तो रिजाइन भी इनके समय में किया था। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। जब इसका 51st सेशन हुआ कांग्रेस का 1938 में, तब उस समय लॉर्ड लिथगो ही वायसराय हुआ करता था। बोस ने 1939 में रिजाइन किया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 में। लाहौर रेजोल्यूशन आता है 1940 में, जहां पर मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट की मांग की मुस्लिम्स के लिए। 1940 में अगस्त ऑफर भेजा जाता है वायसराय के द्वारा, जिसे कांग्रेस क्रिटिसाइज करता है और मुस्लिम लीग इसे कुछ हद तक एक्सेप्ट करता है, सपोर्ट करता है, एंडोर्स करता है। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं 1940 में इंग्लैंड के लिए। ये सब लिथगो के समय में ही हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से निकल के चले जाते हैं और आईएनसी बनाते हैं। क्रिप्स मिशन भारत आता है और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात की जाती है। कुछ इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है कांग्रेस का 1942 में और उसके बाद अगस्त रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इसके बाद जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। एट द सेम टाइम 1942 में कई सारे जो लीडर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डिवाइड एंड क्विट, ये जो स्लोगन था कराची के सेशन में 1944 में मुस्लिम लीग ने लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि आप भारत का विभाजन करिए, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में, और यहां से चले जाइए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जहां आईएनसी ने लॉन्च किया था वहीं पर स्लोगन दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा 1944 के कराची सेशन में, दैट डिवाइड एंड क्विट। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। लिथगो के बाद वायसराय बनकर आता है वेवेल, लॉर्ड वेवेल। 1944 से 1947 के बीच में वेवेल यहाँ रहते हैं। सिराज गोपालाचारी या सीआर फॉर्मूला 1944 इन्हीं के समय में आया। गांधी जी की टॉक भी 1944 में हुई थी, वेवेल के टाइम पीरियड में ही। देखिए जब यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया तो गांधी जी ने जिन्ना को बात करने के लिए बुलाया।
उसके पहले सीआर फॉर्मूला तैयार किया गया था, तो गांधी जी ने जिन्ना के सामने ये सीआर फॉर्मूला रखा। लगभग 2 हफ्ते तक बात चली, लेकिन गांधी जिन्ना टॉक फेल हो गई। वेवल प्लान और सिमला कॉन्फ्रेंस 1945, सेकंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में खत्म होना और 1946 में कैबिनेट मिशन का आना और कांग्रेस के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लेना, ये सब कुछ वेवल के समय में ही हुआ। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करना, उसके बाद वायलेंस का होना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन और इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन और कांग्रेस के द्वारा जो कि सितंबर 1946 में हुआ, और ब्रिटिश रूल का भारत में समाप्त हो जाने की घोषणा किया जाना क्लेमेंट इटली के द्वारा, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, फरवरी 20 1947 को, ये सब कुछ वेवल के समय में हुआ। फाइनली भारत में आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947-1948 के बीच में। ये एक नया प्लान लेकर आते हैं, जून थर्ड प्लान, जो 3 जून को आया था। इसी के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास कर दिया जाता है। 2 बाउंड्री कमीशन स्टैब्लिश किए जाते हैं रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, पंजाब और बंगाल को पार्टीशन करने के लिए। ये सब कुछ माउंटबेटन के समय में होता है। तो ये पूरा सेशन हमने कवर किया, जो कि भारत के वायसरायों पर आधारित था। उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपको बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स जानने को मिली होंगी और एग्जाम में अगर ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।